नमस्कार। आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुगल हिंदुस्तान, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक था, असल में चलता कैसे था? उसका इंजन कहाँ था? जवाब है हिंदुस्तान के गांव में। बिल्कुल। आज भी हम कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है। उस वक्त तो ये हकीकत थी। लगभग 85% आबादी गांव में थी। तो साम्राज्य की तिजोरी का भरना, उसकी फौज का पेट भरना, सब कुछ खेत में उगने वाली फसल पर टिका था। तो आज हम यही सफर तय करेंगे। एक आम किसान के खेत से निकली फसल कैसे एक पूरे साम्राज्य की ताकत बनती थी। और इस सफर में कौन-कौन से किरदार, पंचायत, जमींदार और खुद बादशाह अपनी भूमिका निभाते थे। हाँ, और इस पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, जिनमें सबसे खास है अबुल फजल की आईने अकबरी। आईने अकबरी, ये तो हमें साम्राज्य का नजरिया देती है ना, कि वो खुद को कैसे देखता था। जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिले कुछ और दस्तावेज भी हैं। किसानों की अर्जियां, उनके हिसाब किताब, जो हमें जमीनी हकीकत की एक अलग ही झलक दिखाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसके बिना ये कहानी शुरू ही नहीं हो सकती, किसान। एक दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त किसान भी एक जैसे नहीं थे। स्रोतों में दो तरह के किसानों का जिक्र बार बार आता है, खुद काश्त और पाही काश्त। इनमें क्या फर्क था? ये फर्क बहुत जरूरी है। खुद काश्त समझिए, गांव के पुराने पक्के बाशिंदे थे। उनकी जमीन उसी गांव में थी जहां वो रहते थे, और गांव में उनकी एक, कह सकते हैं, इज्जत भी थी। अच्छा। और पाही काश्त वो बाहर से आए हुए किसान थे। वो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, शायद बेहतर शर्तों की तलाश में या फिर किसी मजबूरी की वजह से अपना गांव छोड़कर। अच्छा, तो एक तरह से एक गांव का अपना था और दूसरा बाहर का। और इन सब की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ तो मौसम ही रहा होगा, है ना? हाँ, सब कुछ मॉनसून पर टिका था। तो क्या उनके पास कोई प्लान बी होता था? हाँ, प्लान बी कहना तो मुश्किल है। मॉनसून तो जीवन रेखा थी। लेकिन सब कुछ किस्मत के भरोसे भी नहीं था। राज्य यानी मुगल सल्तनत इसमें अपनी भूमिका निभाती थी। कैसे? वो सिंचाई के लिए नहरें खुदवाने और पुराने कुओं की मरम्मत करवाने में मदद करते थे। पर हाँ, तकनीक बहुत सीधी सादी थी। लकड़ी का हल और 2 बैलों की जोड़ी, यही ज्यादातर किसानों की दुनिया थी। तो अगर ज्यादातर खेती मॉनसून पर ही निर्भर थी, तो कुछ फसलें ऐसी भी रही होंगी जो इस जुए में ज्यादा फायदा देती थी, जिनसे मतलब कमाई ज्यादा होती हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प शब्द आता है, जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल। यानी बेहतरीन फसलें। इसमें कपास और गन्ने जैसी फसलें आती थीं। ये वो फसलें थीं जिन्हें किसान सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए उगाता था। ओहो, यानी कैश क्रॉप्स। बिल्कुल। और राज्य इन पर खास ध्यान देता था, क्योंकि इनसे टैक्स यानी राजस्व भी ज्यादा मिलता था। लेकिन इसका एक बहुत गहरा असर था। इसने पूरे गांव की अर्थव्यवस्था का डीएनए बदल दिया। अब किसान सिर्फ अपने और गांव के लिए नहीं, बल्कि सूरत या आगरा के बाजारों के लिए फसल उगा रहा था। और जहां बाजार आता है, वहां पैसा और मुनाफा भी आता है, लेकिन साथ में जोखिम भी। बिल्कुल। ठीक यही बात है। एक साल कपास का भाव अच्छा मिला तो घर में चांदी, अगले साल भाव गिरा तो जमीन जमींदार की। इस बदलाव ने किसानों को साहूकारों और जमींदारों पर और ज्यादा निर्भर बना दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसी बाजार और व्यापार से जुड़ी एक और मजेदार बात है, नई दुनिया से आई फसलें। स्रोत बताते हैं कि टमाटर, आलू, मिर्च, यहाँ तक कि मक्का भी अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचा। हाँ, ये उस दौर के ग्लोबलाइजेशन का सबूत है। जरा सोचिए, आज हम भारतीय खाने की कल्पना बिना मिर्च और आलू के कर ही नहीं सकते। सही बात है। लेकिन ये चीजें उस दौर में नई नहीं थीं। 17वीं सदी आते आते तो मक्का पश्चिमी भारत की एक मुख्य फसल बन गया था। हैरानी की बात है, मतलब मुगलई खाने में जिसे हम इतना शाही समझते हैं, उसमें शायद टमाटर और आलू थे ही नहीं थे। तो उस वक्त की चिकन करी का स्वाद आज से कितना अलग होता होगा। बहुत अलग। खैर, तो खेती अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, वो बाजार से जुड़ गई थी। जी। और जहां पैसा और बाजार आता है, वहां झगड़े भी आते हैं, जमीन की सीमा को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर या कर्ज के लेन देन को लेकर। तो गांव के अंदर इन झगड़ों को कौन सुलझाता था? क्या उस वक्त भी पंचायतें होती थीं? और वे कितनी ताकतवर थीं? पंचायतें थीं, और वो बहुत ताकतवर थीं। गांव का सारा काम काज वही देखती थी। पंचायत का मुखिया होता था मुकद्दम या मंडल,
जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर चुनते थे। पंचायत न सिर्फ झगड़े सुलझाती थी, बल्कि गांव के साझा काम जैसे तालाब की सफाई या नहरों की देखरेख ये सब भी करवाती थी। इसका खर्च गांव के साझे फंड से होता था। सुनने में तो ये एक छोटे गणराज्य जैसा लगता है, जैसा कुछ दस्तावेज कहते भी हैं। मतलब गांव अपने मामले खुद सुलझा रहा है। एक हद तक हाँ, लेकिन इसे पूरी तरह गणराज्य कहना चीजों को थोड़ा ज्यादा सरल बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इन पंचायतों में सामाजिक बराबरी नहीं थी। जाति व्यवस्था बहुत गहरी थी। पंचायत में अक्सर ऊंची जाति के बुजुर्गों का ही दबदबा होता था। और पंचायत का एक बड़ा काम यह भी था कि वो देखें कि गांव में सब अपनी अपनी जाति के रिवाजों का पालन कर रहे हैं या नहीं। मतलब पंचायत न्याय भी करती थी और सामाजिक नियम कानून भी लागू करवाती थी। अगर कोई नियम तोड़े तो पंचायत जुर्माना लगा सकती थी, और सबसे बड़ी सजा थी समुदाय से बाहर निकाल देना, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तो पंचायत एक तरफ गांव को जोड़े रखती थी, तो दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव को भी बनाए रखती थी। और इस गांव के ताने बाने में लोहार, बढ़ई, कुम्हार जैसे दस्तकारों की क्या जगह थी? वो इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा थे। उन्हें उनकी सेवाओं के बदले गांव की जमीन का एक टुकड़ा या फसल कटने पर अनाज का कुछ हिस्सा दिया जाता था। ये एक तरह का आत्मनिर्भर सिस्टम था, जिसे महाराष्ट्र में मिरास या वतन कहते थे। तो इस पूरे सिस्टम में जहां इतनी मेहनत है, बाजार का जोखिम है, सामाजिक दबाव है, इसमें घर की औरतों की क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ घर संभालती थी? बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। बुआई, निराई, कटाई, घाई, हर काम में। बल्कि वो इसके अलावा भी बहुत कुछ करती थीं। सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, ये सब काम उस दौर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थे। मतलब वो इस उत्पादन की प्रक्रिया की रीढ़ थी। हाँ, बिल्कुल। तो आर्थिक तौर पर उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक पेंच आता होगा। क्या उन्हें सामाजिक अधिकार भी बराबर मिले थे, जैसे कि जमीन पर हक? यहीं पर एक अजीब बात दिखती है। इतनी जरूरी आर्थिक भूमिका के बावजूद समाज का ढांचा पितृसत्तात्मक था। जमीन पर और संपत्ति पर मुख्य रूप से पुरुषों का ही हक माना जाता था। हालांकि बंगाल जैसी जगहों से कुछ मिसालें मिलती हैं जहां महिलाएं जमींदार बनी, लेकिन ये अपवाद थे, नियम नहीं। फिर भी क्या उनके पास अपनी बात रखने या नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का कोई जरिया था? हाँ, और ये जानना जरूरी है। अगर किसी महिला को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो न्याय के लिए पंचायत में अर्जी दे सकती थी। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे पता चलता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की महिलाएं पंचायत का दरवाजा खटखटाती थीं। तो वो पूरी तरह अधिकारहीन नहीं थीं, लेकिन उनके अधिकार सीमित और सामाजिक नियमों से बंधे हुए थे। तो हमने किसान की बात की, पंचायत की बात की। अब उस किरदार पर आते हैं जिसके बिना गांव की कहानी अधूरी है, और जो शायद सबसे ताकतवर भी था, जमींदार। ये कौन लोग थे? जमींदार गांव की शक्ति का केंद्र थे। उनकी ताकत का आधार थी उनकी जमीन पर मिल्कियत यानी मालिकाना हक, और कुछ खास सामाजिक और आर्थिक अधिकार। वो अपनी जमीन पर दिहाड़ी मजदूरों से खेती करवाते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था राज्य के लिए किसानों से टैक्स वसूलना। तो वो राज्य और किसानों के बीच की कड़ी थे। इस काम के बदले उन्हें क्या मिलता था? इसके बदले उन्हें वसूले गए टैक्स का एक हिस्सा मिलता था। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ यहीं तक नहीं थी। जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियां, घुड़सवार, तोपें और यहां तक के अपने छोटे छोटे किले भी होते थे, जिन्हें गढ़ी कहा जाता था। अच्छा। इसी के दम पर वो पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल रखते थे। तो फिर किसान और जमींदार का रिश्ता कैसा था? क्या ये सिर्फ शोषण का रिश्ता था? ये एक बहुत ही उलझा हुआ रिश्ता था। एक तरफ जबरदस्ती वसूली और शोषण की कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ जमींदार किसानों को जरूरत के वक्त खेती के लिए कर्ज और औजार भी देते थे। वो गांव में बाजार लगवाते थे, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो। तो ये एक तरह का प्यार और नफरत दोनों का रिश्ता था। किसान उन पर निर्भर भी था और उनसे परेशान भी। बिल्कुल। और एक और हैरान करने वाली बात जो स्रोतों में मिलती है वो ये कि जमींदारी खरीदी और बेची भी जा सकती थी। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। 17वीं सदी में हमें इसके कई सबूत मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन अब सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, बल्कि एक बिकाऊ चीज बन गई थी, एक इन्वेस्टमेंट। इसने एक जमींदारी बाजार को जन्म दिया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था में पैसे का चलन और बाजार की ताकतें और भी मजबूत हो गई। तो हमारे पास किसान है, पंचायत है और जमींदार है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब इस पूरी मशीनरी के ऊपर बैठा था मुगल राज्य। वो इतने बड़े और पेचीदा सिस्टम को दिल्ली या आगरा में बैठकर कैसे चलाते थे? यहीं पर आईने अकबरी की भूमिका आती है। बिल्कुल।
आईने अकबरी को आप मुगल साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इसे अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखा था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक पूरा डेटाबेस है। इसमें प्रशासन, सेना, टैक्स के स्रोत, साम्राज्य का भूगोल और यहाँ तक कि लोगों के रीति रिवाजों तक का ब्यौरा है। इसका मकसद था साम्राज्य की एक ऐसी तस्वीर पेश करना जहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो और एक मजबूत बादशाह का राज हो। तो जमीन और टैक्स को लेकर इसमें क्या जानकारी मिलती है? राज्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहा होगा कि हर खेत से एक जैसा टैक्स नहीं ले सकते। कहीं अच्छी फसल होती है, कहीं जमीन खाली पड़ी है। इस चीज को उन्होंने कैसे सुलझाया? आपने एकदम सही सवाल पूछा। इसी के लिए उन्होंने एक बहुत स्मार्ट सिस्टम बनाया। उन्होंने जमीन को उसकी मौजूदा हालत के हिसाब से बांटा। जो जमीन सबसे अच्छी थी और जिसपे हर साल खेती होती थी उसे कहा पोलज, यानी पावर हाउस जमीन। पोलज। फिर आई परौती, जिसे किसान कुछ वक्त के लिए आराम देता था ताकि उसकी ताकत लौट आए। और जो जमीन ज्यादा समय के लिए खाली रहती थी, जो जमीन 3-4 साल खाली रहती थी उसे चच्चड़ कहते थे। और जो 5 साल या उससे ज्यादा से बंजर पड़ी थी वो बंजर कहलाती थी। इस तरह उन्होंने हर जमीन की क्षमता के हिसाब से पिछले कुछ सालों के उत्पादन का औसत निकालकर टैक्स तय किया। ये उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस सिस्टम था। सुनने में तो ये सिस्टम बहुत वैज्ञानिक और निष्पक्ष लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों पर था? मेरा मतलब है, जमीन पर बैठा एक अमीन या कानूनगो क्या अपनी मर्जी से किसी की अच्छी भली पोलद जमीन को परौती दिखाकर गड़बड़ नहीं कर सकता था? इसमें भ्रष्टाचार की कितनी गुंजाइश थी? बहुत ज्यादा। यहीं पर आइन की तस्वीर और जमीनी हकीकत में फर्क आ जाता है। आइन हमें वो आदर्श तस्वीर दिखाती है जो बादशाह देखना चाहता था, लेकिन असलियत में एक दूरदराज के गांव में बैठे अधिकारी और जमींदार के हाथ में बहुत ताकत थी। किसानों की अर्जियों से पता चलता है कि वो अक्सर ज्यादा टैक्स वसूले जाने या जबरदस्ती की शिकायतें करते थे। तो सिस्टम भले ही कागज पर अच्छा हो, जमीन पर उसकी सच्चाई लोगों की नीयत पर निर्भर करती थी। तो आज की चर्चा को समेटें तो हमने एक पूरा सफर तय किया। हमने देखा कि 16वीं-17वीं सदी का कृषि समाज कितना जटिल था। किसान, पंचायत, जमींदार और राज्य, ये सब एक दूसरे से एक उलझे हुए रिश्ते में बंधे थे। हमने जिनसे कामिल के जरिए देखा कि कैसे गांव बाजार से जुड़ रहे थे और कैसे महिलाओं की मेहनत इस पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद थी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हमारे पास एक नहीं, कई कहानियां हैं। एक कहानी आईने अकबरी सुनाती है जो शाही दफ्तर के नजरिए से है, एक व्यवस्थित, नियंत्रित साम्राज्य की कहानी। और दूसरी कहानी हमें किसानों के अपने दस्तावेजों में मिलती है, जिसमें उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद, उनकी शिकायतें और उनकी उम्मीदें दर्ज हैं। एक पूरी तस्वीर के लिए दोनों को साथ रखकर देखना जरूरी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आईने अकबरी जैसा शाही दस्तावेज हमें एक आदर्श व्यवस्था की भव्य तस्वीर दिखाता है, लेकिन जरा सोचिए, उस साम्राज्य के किसी दूर दराज के गांव में एक पाए काश्त किसान की जिंदगी इस आधिकारिक रिकॉर्ड से कितनी अलग रही होगी। वो कौन सी कहानियां, कौन से संघर्ष और कौन सी छोटी छोटी जीतें हैं जो इस भव्य शाही दस्तावेज में दर्ज होने से रह गईं।